ये सर्कल रिप्रेजेंट करता है $1 मिलियन को। अब ये है $10 मिलियन और ये है $100 मिलियन और अब जो आप देख रहे हो ये है $1 बिलियन। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी का नेटवर्थ इस नंबर से 82 गुना ज्यादा है। ये इतना बड़ा नंबर है कि इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। और आप यहाँ हो जो कि एक जॉब कर रहे हो, जो कि आपको अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद मिली है। आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है और दुनिया भर के खर्चे हैं। आपको अपने घर का लोन, क्रेडिट कार्ड की EMI और भी काफी सारे बिल्स चुकाने हैं। और हो सकता है कि यहाँ पे एक स्टूडेंट हो और आपके सर पे एक बहुत ही हैवी स्टूडेंट लोन हो। और अमीर बनना तो मानो आपके लिए एक सपने जैसा हो। ये सारे मिलीनियर्स और बिलियनियर्स और करोड़पति लोग इतनी कम एज में इतने सक्सेसफुल कैसे बनते हैं? शायद इन्हें कोई चीट कोड पता है, शायद पैसा बुरा है, शायद आप अनलकी हो, शायद यू आर नॉट गुड इनफ, शायद आप कभी अपना लोन क्लियर ही ना कर पाओ, शायद आप कभी वर्ल्ड ट्रेवल ही नहीं कर पाओगे, शायद आप कभी अपनी ड्रीम कार ही नहीं खरीद पाओगे, या शायद आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूँ कि आप गलत हो? क्या होगा जब मैं कहूँ कि सक्सेसफुल बनना और ज्यादा पैसे कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हो? इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा दिए गए कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बता दूं कि ये एक मुश्किल रास्ता होगा और आप में से ज्यादातर लोग तो एंड लाइन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। बट ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना भी नहीं रहा हूँ, बल्कि ये वीडियो मैं उन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अपनी जिंदगी को बदल कर रख देने वाले हैं। इसलिए बने रहे वीडियो के एंड तक। 1923 में शिकागो के एजवाटर बीच होटल में एक ग्रुप ऑफ लीडर्स और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन ने एक मीटिंग की। 25 साल के बाद वो सारे लोग बैंक करप्ट पाए गए। मेरे हिसाब से 1992 के मार्केट क्रैश की वजह से उन सारे लोगों ने अपने पैसे गंवा दिए। लेकिन जब आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है तो आप सिर्फ अपनी वेल्थ को बचा ही नहीं सकते बल्कि साइमल्टेनियसली उसे ग्रो भी कर सकते हैं। आपने ये कभी नोटिस किया है कि कैसे लोग करोड़ों रुपए की लॉटरी जीतते हैं, फिर 5 साल बाद वो वैसे ही हो जाते हैं जैसे वो पहले थे? आई एम श्योर आपको केबीसी के करोड़पति सुशील के बारे में पता ही होगा, जिन्होंने करोड़ों रुपए जीते पर कुछ ही सालों बाद वो बैंक करप्ट हो गए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि लोग पैसे पर ज्यादा फोकस करते हैं, एजुकेशन और फाइनेंशियल लिटरेसी पर नहीं। लेकिन ये फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है वो समझने के लिए आपको सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स को समझने की जरूरत है। नंबर 1 इनकम स्टेटमेंट, नंबर 2 बैलेंस शीट और नंबर 3 कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट में बेसिकली 2 चीजें आती हैं, वो इनकम जो हमें जॉब करने से मिलती है और एक्सपेंसेस जो हमारे महीने के खर्चे होते हैं, जैसे आपके फूड, रेंट एंड बिल्स एक्सेट्रा। बैलेंस शीट में आते हैं 2 कॉलम्स, एसेट्स और लायबिलिटीज। जो हमारी जेब में पैसा डाले वो एसेट और जो हमारी जेब से पैसा निकाले वो लायबिलिटी। एसेट्स जैसे कि रेंटल इनकम, फ्रेंचाइजीज, बिजनेस और शॉप्स एक्सेट्रा। और लायबिलिटीज जैसे कि कार सर्विसिंग चार्जेस, हाउस मेंटेनेंस चार्जेस, बिल्स एक्सेट्रा। और तीसरे नंबर पर है कैश फ्लो। कैश फ्लो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। मैं आपको इसे 3 एग्जांपल से समझाता हूँ। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कैसा होगा? एक गरीब इंसान जिसकी इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो सबसे पहले उसकी इनकम बैलेंस शीट में आती है, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस कॉलम में चले जाते हैं। एक गरीब इंसान के पास ना ही एसेट्स होते हैं और ना ही लायबिलिटीज, वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के लिए कमा रहा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें उन तक ये फाइनेंशियल नॉलेज पहुंचानी चाहिए। फिर आते हैं मिडिल क्लास लोग। ये अमीर बन सकते हैं लेकिन ये एसेट्स खरीदने की जगह लायबिलिटीज खरीद लेते हैं। इन्हें सबसे पहले पैसे आते हैं सैलरी से या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से और पैसे आते ही लायबिलिटीज में चले जाते हैं, जैसे कि कार की EMI, होम लोन की EMI, क्रेडिट कार्ड के बिल्स और फोन की EMI। और उसके बाद आते हैं घर के खर्चे जैसे कि इलेक्ट्रिक बिल, दूध का बिल एक्सेट्रा। तो इसका भी एसेट्स का कॉलम खाली ही रहता है क्योंकि उनके ऑलरेडी खर्चे तो बहुत है, लेकिन उन्हें हर महीने लायबिलिटीज भी तो खरीदनी होती है दूसरों को दिखाने के लिए, जिन्हें असल में वो पसंद भी नहीं करते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी में आते हैं रिच लोग। एक अमीर आदमी अपने एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बॉन्ड्स, पेटेंट, बिजनेसेस, इन्हीं से इतने पैसे जनरेट कर लेता है जिससे कि वो अपने घर के खर्चे जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड वगैरह को क्लियर कर देता है। और तो और वो अपने एसेट्स के पैसे से ही लायबिलिटीज खरीदता है और फिर जो उनके पास एक्स्ट्रा कैश बच जाता है वो फिर उससे एसेट्स खरीद लेता है। एक अमीर इंसान हमेशा ही जानता है कि उसकी इनकम से पहले वो एसेट्स खरीदेगा फिर ही लायबिलिटीज खरीदेगा। पॉइंट नंबर 2 द रिच इन्वेस्ट मनी। 1876 में जब सर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को पेटेंट कराया तब उन्हें एक्सट्रीम हाई डिमांड की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी। लोग टेलीफोन्स की डिमांड किए ही जा रहे थे पर उनके पास इतने टेलीफोन्स की सप्लाई ही नहीं थी। तो फिर वो विलियम मॉर्डन के पास गए जो उस टाइम की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी वेस्टर्न यूनियन के प्रेसिडेंट थे। ग्राहम बेल ने अपना पैटर्न सेल आउट करने के लिए उनसे $1 लाख की मांग की, जिसको विलियम ने पागल हो क्या कहकर रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद जो ग्राहम बेल की $80 मिलियन की जो कंपनी बनी उसे देखकर विलियम को ये रियलाइज हुआ कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अगर वो टेलीफोन का पेटेंट खरीद लेते तो क्या ही हो जाता। इसीलिए हमेशा याद रखना कि इट्स नॉट द स्मार्ट हु गेट अहेड बट द बोल्ड।
ज्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, वो अपने पैसे को लेकर बहुत सिक्योर खेलते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो रिस्क लेंगे तो उनके पैसे डूब जाएंगे। और इस डर को हराने के लिए आपको अपनी फाइनेंशियल IQ हाई करनी चाहिए ताकि आप अपनी डेस्क जॉब छोड़ सको और अपने बिजनेस आइडियाज से $1 मिलियन कमा सको। आज से 400 साल पहले हम जमीन को एसेट मानते थे, जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन वो उतना ही अमीर। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से लोग फैक्ट्रीज और ऑफिसेज को अपना एसेट मानने लगे। लेकिन अगर आज के मॉडर्न वर्ल्ड की बात की जाए तो लोग इंफॉर्मेशन को अपना एसेट मानते हैं। और यहाँ पर समझने वाली बात तो ये है कि इंफॉर्मेशन आर इनफाइनाइट और नई नई चीजें आती ही जा रही है। पहले के जमाने में ये सब पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज के ChatGPT और AI के जमाने में ये सब पॉसिबल है। इसीलिए प्लीज अपना टाइम सीखने में और एग्जीक्यूट करने में लगाओ, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आप बोल्ड और कॉन्फिडेंट बनते चले जाओगे। पॉइंट नंबर 3, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। एक बार रॉबर्ट कियोसाकी एक इंटरव्यू देने के लिए सिंगापुर गए थे। एक यंग लेडी उनका इंटरव्यू लेने वाली थी। इंटरव्यू लेने के बाद उस लेडी ने कहा कि मैं भी आप ही की तरह एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बनना चाहती हूँ। अब क्योंकि वो पहले से ही बहुत अच्छा लिखती थी और रॉबर्ट्स ने पहले से ही उसके कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे और रॉबर्ट को वो बड़े अच्छे लगे थे, तो रॉबर्ट ने उनसे कैजुअली पूछ लिया, तुम इतना अच्छा लिखने के बाद भी राइटिंग को फुल्ली परस्यू क्यों नहीं करती? जिसके बाद रिस्पॉन्स में उसने कहा, सब कहते हैं कि मेरे आर्टिकल्स बुक्स बहुत अच्छे हैं पर कोई उन्हें खरीदता ही नहीं है, इसीलिए मैं न्यूज़पेपर फर्म में काम करती हूँ ताकि मैं अपने बिल्स को टाइम टू टाइम पे कर सकूं। क्या आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है? तो रॉबर्ट ने इमीडिएटली जवाब दिया, यस, मेरा एक फ्रेंड है जो सेल्स सिखाता है, आपको उसके सेमिनार्स अटेंड करने चाहिए। उसे सुनकर यंग लेडी एकदम से गुस्से में आ गई और कहने लगी कि आप मुझे फिर से स्कूल जाने के लिए कह रहे हो, अब मैं सेल्स सीखूंगी। तो रॉबर्ट ने कहा, सीखने में क्या बुराई है? तो उसने कहा कि मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया है, आई एम ए प्रोफेशनल, और वैसे ही मुझे सेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये बात बोल के वो अपना ब्रीफकेस पैक कर जाने लगी। फिर रॉबर्ट ने एक कवर देखा जो वो लेडी लेकर आई थी, जिस पर लिखा था रॉबर्ट टी कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द बुक रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट ने उससे कहा कि ये देखो तुमने क्या लिखा है, बेस्ट सेलिंग ऑथर, आई एम नॉट द बेस्ट राइटर, मेरी राइटिंग स्किल्स भी इतनी अच्छी नहीं है, पर आई एम ए गुड सेलर। तुम्हारी राइटिंग स्किल्स भले ही अच्छी हो बट अगर कोई उसे खरीदेगा ही नहीं तो क्या फायदा? और आखिर सेल्स सीखने में बुराई क्या है? ये सुनकर उस यंग लेडी की आंखें खुली की खुली रह गई। रॉबर्ट कहते हैं कि आज हमारे पास बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड और एजुकेटेड लोग हैं, पर मैं बहुत बुरा फील करता हूँ उन लोगों के लिए जो इतने ज्यादा टैलेंटेड होने के बाद भी बहुत कम पैसा कमाते हैं। पर ऐसा इसीलिए क्योंकि वो लोग सिर्फ इसीलिए काम करते हैं ताकि वो पैसा कमा सके। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना ही होगा तो आप अपनी स्किल्स पे मास्टरी कैसे कर पाओगे? पॉइंट नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में मैकडोनल्ड्स के ओनर रे क्रोक को यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इनवाइट किया गया था। वहाँ सारे स्टूडेंट्स जो MBA परस्यू कर रहे थे वो हॉल में पहुंच गए थे। उन्हीं स्टूडेंट्स में से रॉबर्ट का एक फ्रेंड भी वहाँ हॉल में प्रेजेंट था। रे क्रोक ने एक बहुत ही पावरफुल स्पीच दी जिससे सभी स्टूडेंट्स मोटिवेट हो गए थे। फिर फाइनली सब अपने अपने घर जाने लगे। फिर कैजुअली कुछ स्टूडेंट्स ने स्पीच के बाद रे क्रोक को उनके साथ हैंग आउट करने के लिए पूछ लिया। वहाँ पर रे ने सभी से एक क्वेश्चन पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं किस धंधे में हूँ? तो सब उनका मजाक उड़ाने लगे, ये कैसा सवाल है, आप तो बर्गर की फ्रेंचाइजीज बेचते हो। तो रे ने कहा, मैं बर्गर बनाने के धंधे में नहीं हूँ बल्कि एक्चुअली में मैं रियल एस्टेट के धंधे में हूँ। मेरा फोकस सिर्फ बर्गर बेचने में नहीं है बल्कि मेरा फोकस बर्गर की फ्रेंचाइजीज देकर सभी स्पेसिफिक बिजनेसेस ऑफ रियल एस्टेट को एक्वायर करने में है। और रॉबर्ट का फ्रेंड जो रे रॉक से क्वेश्चन पूछ रहा था, आज उसका कार वॉशिंग का बिजनेस है। वो सिर्फ कार वॉशिंग करने पर फोकस नहीं करता बल्कि वो कार वॉशिंग के नाम पर ज्यादा पीसेज ऑफ रियल एस्टेट को एक्वायर करने पर ध्यान देता है। इसीलिए दोस्तों हमेशा अपना फोकस एसेट्स एक्वायर करने पर ही रखो। तो वीडियो के एंड में मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि स्टार्ट माइंडिंग योर ओन बिजनेस, कीप योर डे टाइम जॉब बट स्टार्ट बाइंग रियल एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।